बच्चों हम लोग 30 मिनट्स के अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, जिससे कोई भी चीज इतने कम टाइम में आपसे मिस ना हो। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सुपर इजी फिजिक्स, टॉप क्वालिटी की फिजिक्स और सुपर इजी फिजिक्स। चाहिए शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिज्म मैटर जो कि चैप्टर नंबर 5 है, इन 30 मिनट्स। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो ज्यादा आसानी होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर ये क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखेंगे। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है सब अनलॉक है, यानी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए मैंने बना दिया है अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं आपको अपडेट्स देता हूं, जिससे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में हो, उसका रिजल्ट आए प्रॉपर। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, ये है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे। ये पीसीबी के भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के भी अलग अलग भी हैं और पीसीएमबी के भी हैं। अच्छी बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। इसका कारण क्या क्यों है? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर लगा हुआ है। तो सेम कॉपी पेस्ट होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पेपर थोड़ी आउट कराया है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये लगभग पक्का है। इसके अंदर देखिए हर चैप्टर पे 20 से 25 क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये फुली सॉल्व्ड है, कहीं सोल्यूशन के लिए भागना नहीं, और 100% बोर्ड या एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, जैसे पीसीएम में फिजिक्स है, पीसीबी में फिजिक्स है, उनके लिए मैं एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं। पूरी क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स मैं रिकॉर्ड करके वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। अगर आप मेहनत करते हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने के बाद अगर समय बचा लेते हैं तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी वीडियोस भी देख लीजिएगा, एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा, उससे बहुत तगड़ी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो जो बच्चे चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई तरह के कोर्सेज दिखेंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां दिखेगा। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है यानी पढ़ाई का, हम लोग पढ़ाई की बातें कर लेते हैं शुरू। तो मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म में क्या मामला क्या है? तो जो मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्टिव मतलब वो दूसरे निकल कोबाल्ट आयरन को अट्रैक्ट करके आपस में चिपका लेते हैं। डायरेक्टिव का मतलब अगर मैग्नेट को आप छोड़ देंगे लटका के हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ये मैग्नेट्स में प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया है। और ये जो उनकी अट्रैक्शन की, निकिल कोबाल्ट आयरन को चिपकाने की प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, इसे ही आप बोलते हैं मैग्नेटिज्म बेटा। तो मैग्नेटिज्म क्या है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र कर लेते हैं मैग्नेट्स की। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, ये अट्रैक्ट करते हैं आयरन कोबाल्ट निकिल वगैरह को। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी बता दिया, उसको अगर आप प्लेन में छोड़ देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकने वाला है। और इसकी जो लाइक पोल्स यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक जैसे जो पोल्स हैं, वो रिपल्शन दिखाते हैं। और अनलाइक पोल्स नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्शन दिखाते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा जो आपको नॉर्थ साउथ मिलेगा वो पेयर में ही मिलेगा। अलग से नॉर्थ या अलग से साउथ आपको नहीं मिलने वाला, आज तक नहीं मिला है। और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है कि जो मैग्नेट होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म पैदा कर देते हैं। अगर किसी मैग्नेट से हम लोहे की कील चिपका के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो उस लोहे की कील में थोड़ा सा मैग्नेट आ जाता है। यही मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है बेटा जी। एक कदम आगे बढ़ते हुए, कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अभी आपसे जिक्र किया था कि जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं, और लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ रिपल्शन करते हैं। तो कितने फोर्स से करते हैं, ये वैसे ही एकदम फॉर्मूला लिखा गया है जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम्स लॉ पढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो QM1 QM2 लिखा है, ये पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ और ये साउथ की पोल स्ट्रेंथ। और यहां पर ये देखिए F इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 इंटू QM2 और इनके बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। इससे कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये हो जाता है, जहां पर QM1 की वैल्यू है पोल स्ट्रेंथ। तो जैसे आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा था चैप्टर 1 में, उसी तर्ज पर आप मैग्नेटिक फोर्स का भी जिक्र कर सकते हैं, दो पोल्स के बीच लगने वाले फोर्सेस की बात कर सकते हैं। आगे की बात समझते हैं मैग्नेटिक डायपोल। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था। अगर दो
पोल्स के बीच का डिस्टेंस हम 2l ले लें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो कितना हो जाएगा, qm इंटू 2l। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल आप पढ़ते थे तो q इंटू 2l लिखते थे, याद होगा ना। तो मैग्नेटिक डायपोल q की जगह यहां पर पोल स्ट्रेंथ qm इंटू 2l, दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। साउथ से नॉर्थ, ये देखिए मैंने लिखा भी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक कदम आगे बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर हम एक पोल को, यूनिट नॉर्थ पोल को छोड़ दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो रास्ता, जो वो पाथ फॉलो करता है, उस पाथ को हम मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। यूनिट नॉर्थ पोल का जो पाथ होगा इन दी मैग्नेटिक फील्ड, उस पाथ को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से मैं उनका भी याद ताजा करा देता हूं आपको। तो क्लोज्ड कर्व, एक तो ये क्लोज कर्व्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइंस होती थी वो क्लोज कर्व्स नहीं होती थी, वो पॉजिटिव से निकलती थी और निगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। लेकिन यहां पर ये निकलती खत्म होने की बात नहीं, पूरा क्लोज लूप बनाता है। ये नॉर्थ से देखिए निकला है, साउथ तक गया है बाहर, और चुंबक या मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ गया है, तो दिस इज होल क्लोज लूप। तो ये क्लोज लूप फॉर्मेशन करती है। दूसरा, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच देंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसकी वजह से इधर हो जाएगा, इसकी वजह से इधर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इस ये जब भी निकलेंगी किसी सरफेस से, वो हमेशा 90 डिग्री बना के जाएंगी, और जब इंटर भी करेंगी सरफेस के अंदर तो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमेशा ये नॉर्मल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज। जो लेंथ वाइज होती है लंबाई में, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। और लेटरली जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपल करती हैं, जो रिपल्शन को एक्सप्लेन करता है। रिलेटिव क्लोजनेस इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास अगर हैं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वहां काफी स्ट्रांग है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, रेयरर होती हैं, उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर वीक है। एट पोल्स, ये नॉर्थ पर और साउथ पर जो पोल्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो साउथ और नॉर्थ पोल पे सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पाई जाएगी। एक कदम आगे बढ़ाते हुए, मैग्नेटिक बार मैग्नेट अगर लिया है तो इसकी एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की बात पढ़ा करते थे। तो ये एक बार मैग्नेट लिया है, और इससे, इसके सेंटर से हमने आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सियल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इन जनरल फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, केवल फॉर्मूला याद रखना है। अगर शॉर्ट डायपोल आपका हो जाता है, यानी आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू एल से काफी बड़ी हो जाती है, उस समय ये फॉर्मूला रिड्यूस कर जाता है, और बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये वैसा ही फॉर्मूला है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे 2p अपॉन आर क्यूब। ये देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों तरह का वेक्टर लगाया है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, वो किधर होता है, साउथ से नॉर्थ, उसी डायरेक्शन में यहां मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। तो ये वेक्टोरली आप जो फॉर्मूला है इसको याद करके रखेंगे, और ये पूरी कहानी जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट साउथ नॉर्थ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई आर, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने चले हैं। तो वहां पर जो वैल्यू मिलती है बी इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर ये मैग्नेट, ये जो मैग्नेट शॉर्ट मैग्नेट है, तो ये वैल्यू रिड्यूस कर जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब में। यहां पे ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन आया हुआ है। ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो m से अपोजिट है। यहां पर m है साउथ से नॉर्थ, इधर ये देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां m एंड b
एम एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं ये लिखना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि लिखने में वक्त लगेगा और हम लोग तेजी से चीजें कवर कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी ये नेगेटिव साइन यही चीज आपको शो करता है। तो एक्सियल पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड आप पता कर चुके हैं। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखा है, उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो देखिए इस पे टॉर्क लगता है एम बी साइन थीटा। ध्यान रखिएगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स कुछ नहीं होगा, नेट फोर्स विल बी जीरो, बट टॉर्क विल बी देयर। तो टी टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, या टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। अगर यहां पर थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा क्या है, इस एम का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ एंड बी के बीच का एंगल, अगर इनके बीच में थीटा की वैल्यू जीरो है या 180 डिग्री है, तो उस समय यानी दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो उस समय टॉर्क की वैल्यू हो जाती है बेटा जीरो। और अगर 90 डिग्री का एंगल है तो टॉर्क होता है मैक्सिमम, जो कि एमबी के बराबर हो जाएगा। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी मैग्नेट को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा या उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगी। तो ये देखिए साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वर्क डन इन रोटेटिंग थीटा वन टू थीटा टू। अगर ये मैग्नेट थीटा वन पे है और रोटेट करके थीटा टू ले जा रहे हैं तो कितना वर्क डन आप करेंगे, यू एम डब्ल्यू इज इक्वल टू यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये याद रखिएगा थीटा वन से थीटा टू मैग्नेट को रोटेट किए हैं। कई जगह जो फॉर्मूला लिखते हैं किताबों में यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, माइनस एम बी, और इसको पलट देते हैं कॉट थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो कोई ऐसी बात नहीं, आप माइनस बाहर निकाल दीजिए कॉमन लेके, और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल होती है उसकी वैल्यू हो जाएगी यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी। इसको याद रखिएगा, कई जगह इस्तेमाल करवाया जाएगा आपसे। स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो कहां मिलता है, जहां एम और बी पैरेलल होते हैं। ये देखिए थीटा जीरो, जब थीटा आपको जीरो हो जाएगा तो उस यानी एम और बी पैरेलल हो जाएंगे तो उस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो एम और बी एंटी पैरेलल होने चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। इस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि प्लस एमबी के बराबर होती है। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत पूछते हैं और जगह जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। जो बार मैग्नेट होता है वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी जो लॉजिक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके कोर्स में है। तो जब हम करंट पास करते हैं सोलेनोइड में, सोलेनोइड आप जानते हैं जब करंट पास करेंगे तो कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं सोलेनोइड और बार मैग्नेट के बीच में। वो सिमिलैरिटीज एक रूपताएं क्या हैं, तो पहली चीज क्या है कि वो जैसे बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ में रुकता है उसी तरह सोलेनोइड करंट कैरिंग सोलेनोइड भी नॉर्थ साउथ में रुकता है, वही काम वो भी करता है। दो सोलेनोइड अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करते हैं इसी तरीके जैसे कि बार मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करते हैं। और इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस यानी एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई दिखती है। जैसी मैग्नेटिक जैसे कि बार मैग्नेट की होती है वैसे ही सोलेनोइड की होती है। और दूर अगर चले जाएं काफी दूर फार अवे तो एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट बनाता है वही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड बनाता है। तो इन बातों से ये प्रूव होता है कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो ये इक्विवेलेंसी आपको मालूम होनी चाहिए। अब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला गॉस लॉ पढ़ा है। यहां पर बी डॉट डी एस क्लोज सरफेस से अगर आप फ्लक्स की बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो गॉस लॉ, ये गॉस लॉ है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब है आइसोलेटेड, अलग से नॉर्थ पोल या अलग से साउथ पोल आपको नहीं मिलेंगे। हमेशा नॉर्थ और साउथ एक साथ ही मिलेगा यानी डाइपोल मिलेगा, मोनोपोल नहीं मिलने वाले।
अब देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एनसीईआरटी में बनी है ये टेबल, मैंने यहां पर कॉपी कर दी है। इससे एक सवाल एग्जामिनेशन में हमेशा आता है, तो याद कर लीजिएगा। ये साई लिखा है, साई का मतलब होता है मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी का मतलब क्या है? इज ए मेजर ऑफ हाउ वे मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल फील्ड। किसी एक्सटर्नल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखेंगे तो वो मटेरियल कैसा रिस्पॉन्ड करता है, मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी से पता किया जाता है। जैसे काफी ठंडक मान लीजिए है, कोई बच्चा बाहर निकले उसको सर्दी जुकाम हो जाए तो ज्यादा सब्स्टिबिलिटी है, और कोई निकलेगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता तो वो सब्स्टिबिल कम है। इसी तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल की भी बात की जाती है। तो ये देखिए तीन भागों में, तीन हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो साई होता है, मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी, वो -1 और 0 के बीच होता है, -1 भी हो सकता है। पैरा में छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एप्सिलॉन जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। फेरोमैग्नेटिक में ये कई सौ गुना, कई सौ या हजार तक हो सकता है, एक से बहुत बड़ी वैल्यू होती है। म्यू आर की बात करेंगे तो म्यू आर 0 से 1 के बीच होता है, 0 भी हो सकता है, और यहां पर 1 से थोड़ा सा बड़ा और 1 से काफी बड़ा फेरोमैग्नेटिज्म में। और इसकी जो परमेबिलिटी है वो फ्री स्पेस से कम होती है। इसकी परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक की बड़ी होती है, इसकी बहुत बड़ी होती है फेरोमैग्नेटिक की। ये टेबल आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पर आप मिस मत करिएगा, सवाल आएगा जरूर इससे। एक कदम आगे बढ़ाते हैं और थोड़े से रिलेशन जानते हैं। ये रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। 1 प्लस साई एक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में छोटे मोटे में यूज होता है। म्यू आर का मतलब है म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, म्यू का मतलब है मटेरियल की परमेबिलिटी, म्यू आर का मतलब है रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई, एक फॉर्मूला ये भी निकल के आता है, तो इसको भी जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जब हम मटेरियल को, डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। फेरेडे साहब ने क्या किया, इनके बिहेवियर के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन कर दिए। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्लासिफिकेशन फेरेडे ने किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, और फिर पैरा, और फिर फेरो। तो देखिए डायमैग्नेटिक यहां पे मैंने लिखा, मैं इसको समझाता हूं, आप चाहे तो शांति से पढ़ सकते हैं। जब भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इस मटेरियल, ये मटेरियल है, देखिए ये मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में डेवलप हो जाता है। नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड का देखिए डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, और इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन, एम की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, साउथ से नॉर्थ डेवलप हो गया। तो ये एक छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, तो स्ट्रॉन्ग से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाने की चाहत रखता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे कई एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने 2 रेड कलर में हाईलाइट कर दिए क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कॉपर एंड वाटर, ये क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। बाकी बिस्मिथ है, लेड है, जिंक है, टिन है, गोल्ड है, सिलिकॉन है, वगैरह वगैरह, ठीक। लेकिन ये कॉपर और वाटर आपके यहाँ काफी पूछा जाता है, इसलिए तैयारी रखिएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कि इसकी जो सब्स्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, यानी टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होता है। ये देखिए ग्राफ बना दिया है, अगर आप, ये साइएम दिख रहा है मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी, ये मैं हटता हूं, ये देखिए दिखा, और ये टेम्परेचर, यानी ये सब्स्टिबिलिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाएं घटाएं, सब्स्टिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में सीख गए। बात करते हैं पैरामैग्नेटिक का। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप डालते हैं तो ये जो सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो डेवलप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की साउथ से नॉर्थ इसी डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। फिबल यानी छोटा मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, लेकिन उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है। ऐसे पदार्थों को, मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आप बोलते हैं। ये
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं। अगर ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएं। एग्जांपल मैग्नीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन एट एसटीपी। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहां पर देखिए साइम की वैल्यू है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सबस्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, इसको याद रखिएगा कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डिपेंड करते हैं किधर बेटा, डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आता है। ये क्या होते हैं, बड़े भाई हैं पैरामैग्नेटिक या बिग डैडी हैं कह लीजिए। जो काम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस करता है ये भी वही करते हैं, लेकिन उससे बड़ा कांड करते हैं, भारी कांड करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि नॉर्थ साउथ ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। जब इन मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो उसकी उसी डायरेक्शन में डेवलप, देखिए साउथ से नॉर्थ डेवलप होता है और तगड़ा डेवलप होता है। यहां पे देखिए ये जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इस फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर से जाना पसंद करती है। देखिए पिछली बार मैं हाईलाइट करना भूल गया था, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए डायमैग्नेटिक के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इसको दूर से जाती हैं, इसके अंदर से जाना पसंद नहीं करती। पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो इसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, और फेरो की बात करेंगे तो अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाना पसंद करती हैं। ठीक, ये डायग्राम आपके एग्जाम में आता है इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, वो मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और तगड़ा डेवलप होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को ये पसंद करते हैं, तो ये वीकर से स्ट्रॉन्ग में जाएंगे बहुत तेजी से। पैरामैग्नेटिक भी पसंद करता है, फेरो भी बहुत पसंद करता है, ज्यादा पसंद करता है और तेजी से जाता है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब एलॉयज वगैरह ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर साइम की वैल्यू देखिए घट रही है। तो इसको भी ग्राफ को याद रखिएगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट केवल डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कई जगह आपसे पूछा जाता है। अब ये यहाँ पे कारण बताओ नोटिस है, मतलब ये डायमैग्नेटिज्म जो होता है, आखिर उसके अंदर डायमैग्नेटिज्म होता क्या है उसका एक्सप्लेनेशन तो फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इसमें 4 डायग्राम बने हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अधिकतर जो मटेरियल्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनमें एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल किए रहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में। जैसे पहला वाला लिखा हुआ है ए फिगर, इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरफ डायरेक्शन में घूम रहा है, जो कि आप बोलेंगे तो आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और उसी का जोड़ीदार इस डायरेक्शन में घूम रहा है विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका डायपोल मोमेंट आ जाता है नीचे और इसका डायपोल मोमेंट ऊपर। तो ये दोनों जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो नॉर्मल अवस्था में जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये नहीं होता है इसका नॉर्मल। लेकिन अब क्या होता है कि मान लीजिए इस वाले मटेरियल को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए हैं, रख दिए हैं, तो ये मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है, मैंने इसके ऊपर बना दिया, ये बी लिख देता हूं, जैसे आप इस डायरेक्शन में बना दिया। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी वेलोसिटी पर असर पड़ता है। ये देखिए इसकी वेलोसिटी हो गई कम, कम होने की वजह से इस बी की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो घट जाता है, m माइनस डेल्टा एम, m से घट गया है। और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जो m है वो बढ़ जाता है, m प्लस डेल्टा एम। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये 1 था ये 2 था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी वही 1 है ये 2 है, लेकिन इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट अब सेम नहीं रहे। ये देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया 2 डेल्टा एम का। एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट का घटाओगे तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 डेल्टा एम का। और ये डिफरेंस किस तरफ है, इस मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में। यही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसकी विपरीत दिशा में पैदा हो जाता है छोटा सा। तो क्यों पैदा हुआ ये आपको समझ में आ गया, तो ये इसको याद रखिएगा, और मैंने समझाने की कोशिश की है कम समय के अंदर भी। अब अगला एक्सप्लेनेशन आता है ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म कैसे क्यों पैदा होता है। तो देखिए पहली बात यह है कि यहां पर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब अनपेयर्ड का मतलब है एक चक्कर लगा रहा है क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज वाला मिस कर गया, या अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले तो एक दूसरे को वो नलीफाई नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहां पर देखिए जब वो रैंडमली प्लेस्ड हैं, देखिए तो किसी इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, तो ये एक का तो डायपोल मोमेंट है, लेकिन ये रैंडमली प्लेस्ड है, इसलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाता है, जीरो। ये बी नॉट जीरो का मतलब है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हो, लेकिन इसका मैग्नेटाइजेशन टोटल कितना है, शून्य। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया है तो ये जो छोटे छोटे इनके डायपोल्स हैं वो अलाइंड कर जाते हैं उसी डायरेक्शन में, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट मिलने लगता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सप्लेनेशन है ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। देखिए कितने कम समय में मैं आपको एकदम कॉम्प्लेक्स चीजें आसान करके बता रहा हूं इतने कम समय में। अब ये देखिए क्यूरीज लॉ की बात करते हैं। जो क्यूरीज लॉ होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लगता है। आप जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो साई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। और आप ये इसका ग्राफ आप जानते ही थे, C/T। सी होता है क्यूरी कांस्टेंट और साई एम की वैल्यू सब्सटेबिलिटी है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब एक कदम आगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन इसका डोमेन थ्योरी के बेसिस पर आता है। एक साइंटिस्ट थे वेस, यहां पर देखिए मैंने भी लिखा है, थोड़ा दिख रहा होगा, वेस ने इसका एक्सप्लेनेशन किया था। इनका जो एटम्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट तगड़ा होता है एटम्स का, तो वो और अपने आजू बाजू के अपने पड़ोसी एटम्स के साथ इंटरेक्ट करके एक जैसा डायपोल मोमेंट ले लेते हैं। तो एक जैसा डायपोल मोमेंट ले लेंगे, दूसरे वाले जो हैं वो दूसरों के साथ मिलकर दूसरा खेमा बना लेंगे। ये एक तरीके से क्लस्टर्स बन जाते हैं, यानी ग्रुप। जैसे आपके स्कूल में 50 बच्चे आपके क्लास में होंगे, हो सकता है 5-5 बच्चों का 10 ग्रुप बन जाए, या 10-10 बच्चों का कम ज्यादा करते हुए 5 ग्रुप बन जाए। ऐसे ग्रुपिज्म हो जाता है। इसी ग्रुपिज्म को आप बोलते हैं डोमेन। एक जो डोमेन होता है उसका जो साइज होता है टिपिकल 1 मिलीमीटर के बराबर आसपास होता है, और इसके अंदर जो एटम्स मिलते हैं 10⁻11 एटम्स मिलते हैं, इतने तक मिल जाते हैं। तो ये सब, ये जो डोमेन, ये सारे डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन अब भी आप देखेंगे इसका, तो ये एज ए मटेरियल आप लेंगे तो एक दूसरे को किल किए हुए हैं, क्योंकि इनका एट रैंडम डायपोल मोमेंट है। अब देखते हैं भाई नॉर्मल सिचुएशन में, देखिए ये डायपोल मोमेंट अगर नेट नेट निकाले, मैग्नेटिक फील्ड देखिए एक्सटर्नल जीरो है, तो किसी का ऐसे आया टोटल, किसी का नीचे आया, किसी किधर, तो इसने इसको नलीफाई कर दिया और इसने इसको नलीफाई, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब आप वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है वो ग्रो कर जाता है, और जो उसकी विपरीत दिशा में है वो डिग्रो कर जाता है। तो इसे, ये मैग्नेटाइजेशन किधर डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, और इसे बोलते हैं ग्रोइंग ऑफ डोमेन्स की वजह से, क्योंकि ग्रो कर गए हैं डोमेन्स जो मैग्नेटिक फील्ड में पाए जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत जो मैग्नेटाइजेशन था वो डिग्रो कर गया। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो रोटेशन ऑफ डोमेन्स हो जाता है, जो डोमेन है वो घूम जाते हैं, सबको ये मजबूर कर दे। जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल की विजिट हो जाए आपके क्लास में, तो जो बदमाश बच्चा भी है वो भी शरीफ बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि और क्लास टीचर की हो सकता है ना सुनता हो, डर गया, तो वो पूरा रोटेट कर दिया गया। आप समझ में आया ना, तो रोटेशन ऑफ डोमेन्स हो जाता है। ये आपकी डोमेन थ्योरी होती है, इसको आप पकड़ के आपको रखना चाहिए। अब मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ लगता है। देखिए एक चीज कही जाती है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, दैट इज नोन एज ए क्यूरीज पॉइंट। क्यूरीज कांस्टेंट नहीं है, और ये क्यूरीज टेम्परेचर से बोलते हैं। जब आप पैरामैग्नेटिक फेज में आ जाते हैं यानी क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, तो उस समय साई एम की वैल्यू सी डैश ए कांस्टेंट कह लीजिए T-TC के बराबर हो जाती है, इसको याद रखिएगा। और इसे बोलते हैं मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ या क्यूरी वेस लॉ, पकड़ के रखिएगा, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं पैरा, फेरो, डाई, इनकी प्रॉपर्टी को रिविजिट कर लेते हैं, जैसे बिल्कुल पुख्ता हमारा इंतजाम हो जाए। तो आप जानते थे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है वो फेबल यानी कमजोर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के। पैरा में उसी डायरेक्शन में होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, फेरो में उसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन काफी स्ट्रांग होगा। अगली बात, ये सब्सटेंस रिपल, मैग्नेट इनको रिपल करता है, जबकि इनको फेवरली अट्रैक्ट करता है पैरामैग्नेटिक को। फेरोमैग्नेटिक को स्ट्रांगली जो मैग्नेट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं लिक्विड बना दूं, तो लिक्विड बनाने पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर लिक्विड है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप रखोगे उस जगह
वो लेवल उसका डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को नापसंद करते हैं, तो भागने की कोशिश करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उससे भागते हैं, तो भागेंगे किधर, नीचे चले जाएंगे। और यहां पर देखिए जो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वो पसंद करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहां पर ये चढ़ जाता है लेवल। अब ये क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है लेवल सेम लगता है, नीचे आ गया। और ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर तो लिक्विड बना ही नहीं सकते, तो जिक्र करना ही बेवकूफी है। आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की हम लोग। अगली की अगर हम लोग एक जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसकी जो एक्सेस होती है वो 90 डिग्री बना देती है, क्योंकि वो हमेशा वीकर मैग्नेटिक फील्ड पसंद करते हैं। यहां जो पैरामैग्नेटिक की एक्सेस है वो अलाइंड हो जाएगी उसी बी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। फेरो में भी अलाइंड हो जाएगी बी की डायरेक्शन में, बहुत तेजी से, रैपिडली या क्विकली, है ना। आगे बात करें तो जैसे ही इनको मौका मिलता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं। पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में जाने की कोशिश करेगा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तेजी से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में जाने की कोशिश करेगा। अब इसके कुछ डाटा कि जो परमेबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो जो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में होती है और इसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस से कम होती है। इसकी जो परमेबिलिटी होगी पैरामैग्नेटिक की वो 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, और इसकी जो परमेबिलिटी है वो म्यू नॉट यानी फ्री स्पेस से बड़ी होती है, इसके वाली की छोटी होती है। याद रखिएगा सब पूछा जाता है। फेरोमैग्नेटिक यही पैरामैग्नेटिक के बिग डैडी तो बड़ा काम करेंगे, तो इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज्यादा और फ्री स्पेस से भी काफी ज्यादा। सब्स्टेबिलिटी की बात करें तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो जो मैग्नेटिक सब्स्टेबिलिटी होती है थोड़ी सी निगेटिव होती है, -1 से 0 के बीच में, -1 हो सकती है, इक्वल टू का साइन लगा देना चाहिए, ठीक। और यहां पर सब्स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं डायमैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, साई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। और यहां पर बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक में, तो फेरोमैग्नेटिक में साइम काफी बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, 400, 500, 1000, 1500 ऐसे आ जाता है। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम लिक्विड डाल देंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड है वो बीच में हीप बना देता है, बीच में ढेर ऊंचाई ले लेता है, क्योंकि यहां पर है स्ट्रॉन्ग पोल्स में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको छोड़कर भाग के बीच में इकट्ठा हो जाता है। पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड पसंद करता है और पोल्स पे है आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इस तरफ आ जाएगा, यहां ऊंचाई हो जाएगी, बीच में गड्ढा बन जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक में तो कोई लिक्विड होता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई उसकी। अगली बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जाना पसंद नहीं करती, तो वो दूर दूर चली जाती हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से जाना पसंद करती हैं। फेरो में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पसंद करती हैं कि उसके अंदर से जावें। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट इसका 0 होता है, पैरामैग्नेटिक का होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काफी ज्यादा होता है। ये पूरा चैप्टर मैंने बहुत तेजी से आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया। जाने से पहले मैं रिमाइंड करा दूं, श्योर शॉर्ट पीसीएम के क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, पीसीबी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर लगा है, तो डिट्टो कॉपी पेस्ट तो नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि भाई पेपर तो आउट कराया नहीं है, आएंगे इसी टाइप के, ये पक्का है। दूसरी बात, 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आसानी से आप लगा सकते हैं, फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, जैसे एग्जामिनेशन में बोर्ड में आने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन है। अच्छी बात यह है कि जहां जहां पे फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियोस मैंने इसके सॉल्यूशंस रिकॉर्ड किए सुपर इजी भाषा में, वो भी इसके साथ मिल जाएंगे। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तेजी से लगाइए, समय बचा के चाहिए तो एनसीईआरटी भी लगाकर शानदार नंबर लाने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एंड सब्सक्राइब अरविंद एकेडमी चैनल। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।